तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए डार्क रिएक्शन। तो मैंने तुम्हें क्या बताया डार्क रिएक्शन के बारे में कि डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और ये हमारी एक क्या कहते हैं, भूल चूक कह लो या फिर हमारा मुगालता कह लो, मुगालता यानी मुगालता, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरीके से। तो ये हमारी एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई डार्क रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, डार्क में होता है। ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन लाइट एज वेल एज इन डार्क। ठीक है, दोनों में हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है और डार्क में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुआ तो डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से एनर्जी बनती है, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है किसमें, डार्क रिएक्शन पे। तो डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर लाइट रिएक्शन हुआ है तभी डार्क रिएक्शन होगा, बट ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ नाइट में होगा। इट कैन टेक प्लेस इन नाइट एज वेल एज इट कैन टेक प्लेस इन लाइट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन टेक प्लेस इन इट इज टेक प्लेस इन लाइट। सनलाइट का मतलब सनलाइट ही सनलाइट, हाँ, घर की लाइट नहीं कि बल्ब जला दिया और फोटोसिंथेसिस करवा दी। ठीक है, वो नहीं है यहाँ पर, ये बातचीत खतरनाक है थोड़ी सी। ठीक है जी, तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आई। यस और नो? यस यस ओके। तो बेटा ये था तुम्हारा क्या, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है बोलो, इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। पहली बार इस डार्क रिएक्शन को, मतलब पहले बहुत सारे अटेम्प्ट हुए लेकिन फाइनलाइज किसने करा, फाइनली इस डार्क रिएक्शन को किसने फाइनलाइज करा बोलो, किसने दिया डार्क रिएक्शन फाइनली? जो फाइनल अटेम्प्ट था डार्क रिएक्शन का वो दिया था मेल्विन कैल्विन। ये बायोकेमिस्ट थे, क्या थे ये, बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक साइकिल चलती है, उस साइकिल का नाम क्या रखा, कैल्विन साइकिल। क्या रखा, कैल्विन साइकिल। और दूसरा नाम रखा इसका C3 साइकिल। इन्होंने कहा होता क्या है कि एक 5 कार्बन कंपाउंड जाकर एक्सेप्ट करता है किसको, एक CO2 मॉलिक्यूल को, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहां पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है लाइट रिएक्शन का वो क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल। तो डिपेंडिंग अपॉन दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ साइकिल्स। कौन कौन सी, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल। क्रेजुलेंस, एनाटॉमी, मेटाबॉलिज्म ये भी है एक, ये कैम प्लांट्स हैं। कैम प्लांट्स एक अलग तरीके के प्लांट्स हैं जिनके अंदर C3 साइकिल होती है और प्लस कैम साइकिल होती है। C4 प्लांट्स एक तरीके के प्लांट है जिनके अंदर C3 साइकिल होती है प्लस C4 साइकिल होती है। और C3 जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल होती है। ओके, अब बेटा हमें इस चैप्टर में जो डार्क रिएक्शन पढ़ने हो किस किस के पढ़ने हैं, C3 साइकिल के, मतलब C3 प्लांट्स के और C4 प्लांट्स के। तो हमें यहाँ पर 2 तरीके के प्लांट्स पढ़ने, C3 और C4। बेटा दिमाग में एक इमेज बना लो अभी से, तो आगे पढ़ने में आसानी होगी। इमेज क्या है, C3 को तुम मान लो गंदा और C4 को मान लो अच्छा। C3 को मान लो खर्चीला और C4 को मान लो किफायती। C3 को मान लो बिगड़ा हुआ और C4 को मान लो सुधरा हुआ। मतलब सारे अच्छे गुण किसके अंदर है, C4 के अंदर। C3 के अंदर इतने अच्छे गुण नहीं है। समझ में आ गया क्यों है ऐसा? जो C3 प्लांट्स है वो बहुत खर्चीले प्लांट है, बहुत खर्चीले टाइप के लोग हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं। एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट हैं, एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट हैं, कुछ C3 है और कुछ C4 है। ठीक है, एक बेटा बहुत बिगड़ैल है और एक बेटा बहुत सुधरा हुआ है। बाप दोनों को कहता है लो 10-10 हजार रुपए और अपने पूरे महीने का खर्चा चलाओ, अपनी बीवी को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अपनी पढ़ाई करो, जो करना है वो करो। दोनों को दे दिया। ठीक है, जो C3 प्लांट्स हैं उन्होंने क्या करा, उस पैसे को खर्च करा और महीने के 10 दिन भी वो खर्चा नहीं चला पाए। लेकिन जो C4 प्लांट्स थे पूरे महीने उन्होंने खर्चा चला लिया और खर्चा चलाने के बाद कुछ पैसे बचा भी लिए, कुछ पैसे बचा भी लिए। तो समझ लो C4 प्लांट्स कितने किफायती हैं, यानी बहुत सुधरे हुए बच्चे हैं। अब जो बिगड़ा हुआ होता है उसके अंदर कुछ गंदी आदतें होती हैं,
तो C3 प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या गंदी आदतें हैं जो वो इतने पिछड़ गए हैं, जो वो इतने खर्चीले हैं? सबसे पहला, ये सिगरेट पीते हैं, अरे ये दारू भी पीते हैं, अरे ठीक है, ये क्लब भी जाते हैं, वाओ इनकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड है, 4-5। ऐसा नहीं है यार, प्लांट्स के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है क्या? C3 प्लांट्स के अंदर क्या होती है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन। क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन। ये इनकी एक गंदी आदत है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक गंदी आदत है। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर होती है, और ये करती क्या है? फिक्स CO2 मॉलिक्यूल्स को उड़ा देती है, यानी जो बैंक बैलेंस है उसे उड़ा देती है। फिक्स ATP को खर्च कर देती है। जो ATP पड़े हुए हैं उन्हें क्या कर देगी? खर्च कर देगी। तो क्या क्या करा? फिक्स CO2 को निकाल दिया, यानी जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था उसे एकदम से कन्वर्ट कर दिया किसमें? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में। किसमें? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। और एक CO2 उड़ा दिया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गेनेलीज। मल्टीपल ऑर्गेनेलीज में होती है 3 ऑर्गेनेलीज के इन्वॉल्वमेंट से होती है। कौन कौन से? CPMT, कॉमन प्रीमेडिकल टेस्ट, कॉमन प्रीमेडिकल टेस्ट। C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर पेरोक्सिसोम्स एंड M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, TSA, ठीक है, TSA। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनेलीज का इन्वॉल्वमेंट है किसका? CPM, ठीक है। एक और बात इसे PCM, पैरासीटामोल, PCM, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो मैंने बनाया था ये सीक्वेंस में है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, पक्का? तो ये खर्चीली आदत किसमें है? C3 में। C3 में। C4 में आदत नहीं है, तो उनका CO2 बच गया, यानी बैंक बैलेंस हमेशा उनके पास पड़ा हुआ है। कितना भी खर्चा आ जाए उनके पास उनका बैंक बैलेंस फिक्स है। ये तो अपना है भैया, ठीक है। ये खर्चा नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो जाए, ये पैसा हमारा सेफ है, ये खर्चा नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ATP लॉस हो रहे थे, किसमें? एक वेस्टफुल प्रोसेस में जिसका नाम क्या था? C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होती, जिसकी वजह से इनके ATP क्या रहते हैं? प्रिजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। अब और बातें करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। C3 प्लांट्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस करती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 32 मतलब ये लगा लो 20 से 30 डिग्री, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन C4 प्लांट्स, उन्हें तुम कम टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो, यानी 35 से 45 डिग्री, 50 डिग्री तक वो फोटोसिंथेसिस आराम से कर सकते हैं। कौन? C4 प्लांट्स। अब बात कर लो वाटर की। विद रिस्पेक्ट टू वाटर, C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एफिशिएंट देन दी C3 प्लांट्स। 100 ml पानी दोनों को दिया, 100 ml पानी दोनों को दिया। C3 प्लांट्स ने 2 ग्राम कार्बन को फिक्स करा, यानी 2 ग्राम ग्लूकोज बनाया। इन्होंने कितना बना लिया होगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम, ट्वाइस एफिशिएंट बोला ना, तो 4 ग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? बोलो जी। पक्का नहीं है? आगे बात करते हैं। तो C3 C4 का ये कुछ डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं CO2 की। बेटा इन्हें CO2 मतलब जो CO2 की कंसंट्रेशन चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई इनपुट में चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 450 ml पर लीटर, ठीक है। इनपुट ऑफ CO2 बहुत ज्यादा चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। मान लो 10 ग्राम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 450 ml पर लीटर। लेकिन वही तुम अगर बात करोगे C4 प्लांट्स की, तो 350 पे भी 360 पे भी काम चला लेते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उतनी ही कार्बन को फिक्स करेंगे लेकिन कम कंसंट्रेशन पे। तो यानी यहाँ पर CO2 क्या हो गया? एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अगर गलती से इन्वायरमेंट में CO2 450 से नीचे गई तो C3 प्लांट्स कभी फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे। यस और नो? तो वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया और CO2 कंसंट्रेशन हो गई। कुछ बच गया? लाइट। अगर मैं लाइट की बात करूं तो C3 प्लांट जो होते हैं वो लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी पे वो फोटोसिंथेसिस
नहीं कर पाते, फिर उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है। बट वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, C4 प्लांट्स की, तो दे कैन फोटोसिंथेसाइज इन हाई लाइट इंटेंसिटीज, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटीज पे भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। यस और नो, समझ में आया? ये मैंने तुम्हें पहले ये टॉपिक पढ़ा दिया जिसका नाम था ब्लैकमैन्स लॉ, लिमिटिंग फैक्टर एक्सप्लेन्ड बाय ब्लैकमैन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 4 ऐसी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है CO2, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद वाटर और उसके बाद लाइट। कहते हैं लाइट रेयरली एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी कमी की वजह से क्या हो जाए, फोटोसिंथेसिस रुक जाए, क्योंकि लाइट ऑलमोस्ट हर जगह पेनिट्रेट कर जाती है। इतनी लाइट पेनिट्रेट कर जाती है सूरज की, है ना, यहाँ पर भी अगर तुम यहाँ पर ये लाइटें बंद कर दोगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी यहाँ पर दिखाई देगी। तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं हो रहा, लेकिन सन की लाइट यहाँ तक पहुंच रही है। तो लाइट रेयरली एक्ट एज अ, बोलो, लिमिटिंग फैक्टर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट। बहुत बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, वहां पर इतना ज्यादा पत्ते घेरा बना लेते हैं कि नीचे तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती। समझ में आ गया? तो वहां पर थोड़ा सा लिमिटिंग हो जाता है, अदरवाइज लाइट रेयरली एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, दिस इज वन ऑफ द मेन, बोलो, लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड वन इज temperature, third one is water, and after water there is sunlight, okay? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में मैंने क्या लिखवाया कि यहाँ पर क्या होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, यानी CO2 की फिक्सेशन होती है। ठीक है, it is first time explained by the Calvin, that's why this cycle is known as Calvin cycle। ठीक है, it is also known as C3 cycle। अगर जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन करना जरूरी है। वैसे ही अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस करनी है तो C3 साइकिल तुम्हारे अंदर जरूरी है। दुनिया का कोई भी प्लांट हो, उसके अंदर तब तक फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर C3 साइकिल ना हो रही हो। तो C3 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी प्लांट हो, C3 साइकिल तो होगी ही होगी। एंड दिस साइकिल इज एक्सप्लेन्ड बाय Calvin। That's why this cycle is known as Calvin cycle. It is also known as C3 cycle because the first stable product is C3 carbon product, मतलब 3 carbon product. Okay? Any doubt? सबको समझ में आ गया? Now this C3 cycle is a very cumbersome process. बहुत लंबी, बहुत बेकार प्रोसेस है, बहुत लंबी है। ठीक है, you are not able to understand if you see the complete table of C3 cycle. ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू लर्न इट इवन इन अ 1 मंथ। ठीक है, तो इसलिए ना NCERT में नहीं है बाबू, ये बाहर है। ठीक है, आकाश के कुछ पैकेजेस हैं, आज के नहीं, पहले वाले पैकेजेस जो आते थे उनमें है। 2014 के बाद से डिलीट कर दी गई थी क्योंकि कभी पूछते ही नहीं। कम से कम देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50 बाय प्रोडक्ट्स इन दी C3 साइकिल, सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और अगर समझ भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, याद भी कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं। इट्स लाइक कि तुमसे पेपर में बायोलॉजी आने वाली है और तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स, कोई फायदा है उसका? नहीं है। तो इसीलिए वो तुम्हारे किसी भी फायदे की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि C3 साइकिल 3 स्टेप में होती है। उसके जो सब स्टेप है इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बस ये बता दिया 3 स्टेप्स में होती है। अब वो 3 मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ द कार्बन, यानी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यानी कार्बन फिक्सेशन, यानी जो एनवायरनमेंट में CO2 घूम रही है उस CO2 को ट्रैप करना, ट्रैप करने के बाद उसे रिड्यूस करना, उसे फिक्स करना, फिक्सेशन। एंड नेक्स्ट, एक बार हमने उसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के बाद वो फिक्स हो गई। अब क्या करेंगे? हम उसे रीजनरेट करेंगे। क्या करेंगे? रीजनरेट। जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, जो CO2 को पकड़ रहा था, पकड़ के ले गया कहां तक? फिक्सेशन पॉइंट तक। अब उसे रीजनरेट करना, उसे वापस बुलाना भी तो बहुत जरूरी है। अगर हम उसी को वापस नहीं बुलाएंगे तो नेक्स्ट सवारी को कौन लेके जाएगा? मेरे पास एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बस में बंदों को बिठा रहा हूँ और उन्हें होटल तक छुड़वा रहा हूँ।
ठीक है, अगर वो बस होटल में ही रह जाएगी तो नेक्स्ट वाली सवारी कौन ले जाएगा? तो उसे वापस रिसाइकिल करवाना बहुत जरूरी है, उस बस को वापस बुलाना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा से चक्कर लग सके, यानी साइकिल अनइंटरप्टेड कंटिन्यू हो सके। तो व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर द अनइंटरप्टेड साइकिल? Which of the following is most crucial step for uninterrupted cycle? Regeneration, यानी उसे वापस अपने पास बुलाना। तो regeneration is one of the most crucial step for the uninterrupted cycle. When they use the word uninterrupted cycle, then you will mark the answer regeneration. If it is asked only about regeneration, then you will mark first carbon fixation. फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन। ये पूरी साइकिल चली क्यों रही है? क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा कब आएगा? जब सवारी बैठेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? सवारी को बिठाना, तभी हम ये साइकिल चलवा रहे हैं, वरना पागल थोड़ी ना बंदा कि बस को घुमा के वहां छुड़वाएगा, फिर बस को वापस बुलाएगा, फिर बस से छुड़वाएगा, फिर बस को वापस बुलाएगा। तो ये साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बार बार सवारी को बिठा रहे हैं और साइकिल को चलवा रहे हैं, लेकिन साइकिल को चलते रहने के लिए बस का वापस आना बहुत जरूरी है। तो बस को वापस बुलाना है तो रीजनरेशन करनी पड़ेगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अगर अनइंटरप्टेड साइकिल बोलते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही विल ओनली आस्क अबाउट द साइकिल कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। You will ask carbon fixation, the first step of the cycle. And there is a second type of question in which he will ask which of the following is the most crucial step for the uninterrupted cycle. You will ask regeneration. Okay. You will say regeneration. चलिए, so साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर मैं C3 साइकिल की बात करूं तो C3 साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ C3 साइकिल इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, दिस इज आल्सो नोन एज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन। ओके, एनी डाउट? सेकंड इज रिडक्शन। ओके, सेकंड इज reduction. The third one is regeneration. This cycle is also known as C3 Kelvin cycle. Kelvin cycle. This cycle is also known as Kelvin cycle. Kelvin cycle. Why it is called Kelvin cycle? Because Kelvin is finally Yes, it is first discovered by the Kelvin. It's first discovered by the Kelvin. Now ये 3 क्यों लगा है? 3 steps. The first stable product is a 3 carbon compound. The first stable product is a 3 carbon compound. तो इस साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, the first stable product of this cycle is 3 carbon compound. 3 कार्बन कंपाउंड। क्या 3 कार्बन कंपाउंड? क्या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरेट बोल लो या ग्लिसरिक एसिड बोल लो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, Yes sir. ठीक है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2, ये सबसे प्राइमरी क्वेश्चन है जो साइकिल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। तो द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 5 कार्बन कंपाउंड। क्या था वो 5 कार्बन कंपाउंड? RUBP, रुबिलोज बिस फॉस्फेट। दिस इज द एक्सेप्टर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, RUBP, रुबिलोज बिस phosphate. The chief enzyme used in this cycle, Rubisco. कौन सा? Rubisco. This is the most abundant enzyme in the whole biosphere. दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है ये रुबिस्को। ठीक है बालक? प्लांट्स के अंदर
पत्तों में। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा पार्ट होता है, पत्तों में मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। उस स्ट्रोमा के अंदर ये बहता रहता है। कौन सा एंजाइम? और उसकी इसका काम नलियां सिर्फ- चलती हैं इसका वहाँ। काम सिर्फ यही होता है सर। कहाँ पर? हाँ, ठीक है जी। अब क्या होगा देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, RUBP जो है, RUBP रूबिलोज बिसफॉस्फेट, इट विल accept the carbon dioxide molecule and convert into two molecule of 3-phosphoglyceric acid and convert into the two molecules of 3-phosphoglyceric acid. Okay, any doubt? No, sir. राणा कॉल क्यों कर रहा है?